शाम से कोहरा पड़ना शुरू हो गया था। करीमन बुआ खाना पकाते हुए चूल्हे की कोख में समाई जा रही थी। आलिया को डर लगने लगा कि कहीं उनके कपड़ों में आग न लग जाए, जरा में भूनकर राख हो जाएंगी। वैसे भी अब उन्हें सुझाई कम देता है। करीमन बुआ जरा चूल्हे से सरक कर बैठो, आलिया ने बेचैन होकर कहा। एक जान रह गई है, वो भी जल जाए, नसीब तो पहले ही जल चुके। आलिया बिटिया इसी घर में जाड़े के दिनों में अपने इन हाथों से मनु लकड़ी फूंक देते थे। अरे यह दालान जो आज ठंडा पड़ा है, पहले आग की तरह तपता था। अब कोई आग भी है चूल्हे में बिटिया? दो तो लकड़ियां लगी हैं, भला इतने में क्या जलूंगी? कुछ दिनों से करीमन बुआ बड़ी बुझी बुझी और डरी सहमी नजर आने लगी थी। बीता जमाना उन्हें बहुत शिद्दत से सताने लगा था। इतने भाषण के बाद भी वो चुप न रही। आहिस्ता आहिस्ता बड़बड़ाने लगी। अल्लाह हमारा, सब कुछ जलसों जुलूसों की भेंट चढ़ गया, सब खा गए मोटी तोंद वाले। लो भला कोई पूछे, घर फूंक कर भी किसी को आजादी मिली है? अल्लाह हिदायत दे बड़े मियाँ को। बड़ी चची और अम्मा तख्त पर बैठी थी। उनके सामने मिट्टी की कुंडली में अंगारे रखे हुए थे, जिन पर अब राख जम चुकी थी। वे दोनों बार बार अपने हाथों को सेक रही थी। बड़ी चची ने एक लंबी आह भरी और तख्त के एक कोने पर रखी हुई लालटेन की बत्ती को जरा सा ऊंचा कर दिया। लालटेन में शायद तेल कम था, जो बत्ती बार बार नीची हो रही थी। हर चीज संभाल संभाल कर कम से कम खर्च की जाती। जंग को कई साल हो गए थे। महंगाई ने इस घर को बिल्कुल लूट लिया था। सब परेशान रहते। खाने को जैसे तैसे मिल जाता तो तन को कपड़ा न जुड़ता। जमील भैया की छोटी सी तनख्वाह इस घर के लिए दाल में नमक के बराबर थी। मगर बड़े चचा की दुकान की आमदनी फिर भी इस घर में न आती। वह सब बाहर ही बाहर उठ जाती। बड़ी चची हर वक्त जमील भैया की जान खाती कि कुछ और करो, मगर वो भी तो मुल्क आजाद कराने लगे थे। शकील ने वक्त से पहले मूछें निकाल दी थी, मगर दूसरों को कोर्स की किताबें सारी रात और कई कई दिन खत्म न होती। उसे तो सब लकवाग्रस्त अंग समझकर जैसे सब्र कर बैठे थे। करीमन बुआ जैसे सचमुच आज अपने को जलाने पर तुल गई थी। वह और भी चूल्हे से चिमट कर बैठ गई। आलिया को डर लगने लगा। करीमन बुआ हटकर बैठो, जलाने को एक चिंगारी भी बहुत होती है। आलिया ने तख्त के पास खड़े खड़े कुंडाली पर हाथों का छप्पर छा दिया। हाय, कैसी सर्दी हो रही है। कमबख्त स्वेटर भी तो इतना पुराना हो गया है। हाथों को सेक कर जरा सा जिस्म गर्म हुआ तो वो भी बड़ी चची के पास टिक गई। गली से रेवड़ियों वाले की ठिठरी सी आवाज आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जा रही थी। कोहरे की रात कितनी वीरान मालूम हो रही थी। जाड़ों में यहीं इसी तख्त पर बैठे बैठे सब लोग मुट्ठियां भर भर कर रेवड़ियां खाया करते थे। अपना तो मुंह थक जाता था चबाते चबाते। अब तो जाड़े यूं ही गुजर जाते हैं, मगर एक रेवड़ी नसीब नहीं होती। वाह रे जमाने। करीमन बुआ ने लकड़ियां चूल्हे में सरका दी। करीमन बुआ को अब हर वक्त बोलने की बीमारी हो गई थी। बड़ी चची ने फिर एक लंबी आह भरी और लालटेन की बत्ती ऊंची कर दी। हाय करीमन बुआ, इतनी सर्दी में तुम्हारी आवाज कैसे निकल रही है? आलिया ने झुंझला कर कहा। पीली पीली रोशनी में बड़ी चची का चेहरा कैसा मुर्दों जैसा नजर आ रहा था। अगर उसके पास पैसे होते तो वो अभी अभी करीमन बुआ को रेवड़ियां मंगाकर खिला देती, गुजरे हुए वक्त को आवाज देती। ऐसी बातों से बड़ी चची कैसी निढाल हो जाती थी। आलिया ने अपनी आह को सीने में घोंट लिया। अगर इस वक्त जल्दी से खाना मिल जाए तो थोड़ी देर पढ़ ले। सारा दिन गुजर गया, मगर किताब को हाथ नहीं लगाया। खरी खाट पर धूप में लेटकर ऊँघते हुए दिन गुजर गया। सब खामोश बैठे थे। आलिया यूं ही टुकुर टुकुर दालान की दीवारें और छत तक रही थी। बिजली का कनेक्शन कटे कितना जमाना गुजर चुका था, मगर इस बरामदे में अब तक ब्रैकेट में फ्यूज बल्ब लगा हुआ था, जिसे धुएं ने बिल्कुल काला कर दिया था। किसी में हिम्मत न थी कि उस सियाह बल्ब को निकाल फेंके। करीमन बुआ हाथ न लगाने देती। खामखा पुरानी निशानियों को कलेजे से लगाकर रख छोड़ा है। आलिया ने उलझकर नजरें झुका ली। करीमन बुआ, खाना पक गया, आज तो बड़ी सर्दी है। ठंडी बैठक में सर्दी से सुकड़ते हुए इसरार मियाँ ने दूसरी बार आवाज लगाई थी। ठहर जलाट साहब, करीमन बुआ ने दूसरी बार जल कर जवाब दिया। कैसा मर भूखा है, जरा भी सब्र नहीं। तौबा, कैसा मरता है खाने पर न दीदा। कैसे कैसे लोग पाल रखे हैं बड़े भैया ने। अम्मा या तो इतनी देर से चुपचाप बैठी हाथ सेक रही थी, या एकदम कलेजा फाड़ कर बोली। आलिया की जान ही तो जल गई, मगर अम्मा को भला क्या कहती। कोई इतना नहीं सोचता कि सर्दी किस गजब की हो रही है। इसरार मियाँ भी इंसान है, पत्थर तो नहीं। आलिया सोचती चली गई, कैसे दुख से जिंदगी गुजार रहे हैं।
वो तो जब से आई है उसने यही देखा कि बड़े चचा के पुराने खद्दर के कुर्ते और पाजामे पहने कौड़ी कौड़ी काम करते फिरते हैं। इसी तरह सर्दियां और गर्मियां गुजर जाती हैं, कभी उनको एक गर्म कपड़ा भी नसीब नहीं होता। क्या हाल होगा गरीब का इस सर्दी में। बस खाना तैयार है इसरार मियाँ, आलिया ने कमजोर सी आवाज में कहा और घबरा कर अम्मा का मुंह देखने लगी। तुमसे किसने कहा था कि उसे जवाब दो, क्या तुम्हारी भी शर्म उड़ गई। अम्मा ने तुरंत डांट पिलाई। आलिया ने कोई जवाब न दिया। वो अम्मा का दिल न दुखाना चाहती थी। रस्सी जल जाए मगर बल नहीं जाते। पुरानी शान झेलने वाली एक वही तो रह गई थी। क्या हो गया दुल्हन, जो उसने जवाब दे दिया। आखिर इसरार भी तो तुम्हारे ससुर की औलाद है। बड़ी चची अपनी तरफ से मजाक करके हंसने लगी। है तो, मगर अपनी औकात भी तो पहचाने रहे। अम्मा ने मुंह बना लिया और फिर उन्हें छम्मी की शादी का ख्याल सताने लगा। बड़ी भाभी, जब पैगाम आ गया है तो शादी की तारीख भी तय करा दीजिए। देखिए, यह वक्त हो गया मोहल्ले में गए, अब तक नहीं आई। आ क्यों नहीं गई, अपने कमरे में है। आलिया ने जल्दी से कहा। मगर उसके बाप ने जो 500 शादी के लिए भेजे हैं, उसमें सब काम कैसे होगा। अब अम्मा को दूसरी फिक्र सताने लगी। बस कुछ हो ही जाएगा। बड़ी चची ने सर झुका लिया। बस जैसे कमीनों के यहाँ शादी होती है। अम्मा ने कहा। फिर हजारों कहाँ से आएंगे। आलिया से आज अम्मा की बातें बर्दाश्त न हो रही थी। 500-500 की तो आतिशबाजी छोड़ी जाती थी अपने घरों की शादियों में। इन आंखों ने सब देखा है। करीमन बुआ तेजी से रोटियां पका रही थी। पर्दा सरका कर छम्मी अंदर आ गई और करीमन बुआ के पास चूल्हे के पास सामने बैठ गई। तो शादी की बात वहीं खत्म हो गई। सब खामोश हो गए। छम्मी से तो सब छुपा रहे थे। किसी ने उसे खबर न की थी कि शादी की बात पक्की हो चुकी है। दहेज के लिए उसके बाप ने रुपए भेज दिए हैं और वह एक दिन डोले में सवार होकर चली जाएगी। सब उससे डरते थे कि कहीं कोई तूफान न खड़ा कर दे। भला उसका क्या भरोसा। सब चुप थे। दालान में पड़े हुए टाट के पर्दों में कितने बड़े बड़े सुराख हो गए थे। धूप और बारिशों ने उनका हुलिया बिगाड़ दिया था और अब तो उन सुराखों से इतनी हवा अंदर आ रही थी जैसे खुली खिड़की के सामने बैठ गए हों। आलिया खामोशी से उकता कर टाटों के सुराख गिनने लगी। इतनी सख्त सर्दी में बड़े भैया कानपुर चले गए। अंग्रेजी लिबास से भी तो नफरत करते हैं। शेरवानी से कोई सर्दी जाती है। हर तरफ से भर भर हवा लगती है। एक कोट पहन ले तो क्या हर्ज होगा भला। बस अल्लाह ही रहम करे। अम्मा ने फिर बातें छेड़ दी। इस खानदान में जाने ये हरकतें कहाँ से घुस आई। बस उनकी यही जिंदगी है। अल्लाह इसी में भला करेगा। खुदा उन्हें सर्दी से महफूज रखे। अंग्रेजी लिबास तो उन्होंने कभी पहना नहीं, हमेशा से नफरत की। फिर जब से गर्म शेरवानी फटी, दूसरी पहनने की नौबत नहीं आई। पुरानी शेरवानी से क्या सर्दी जाती होगी। बड़ी चची ने कहा और कोयलों पर जमी हुई राख तिनके से कुरेदने लगी। आलिया ने अपने से बाजुओं में छुपाकर मुंह आंखें मूंद ली। अंधेरे में लाल पीले धब्बे नाचने कूदने लगे और फिर उसके सामने लोहे की सलाखें उभरने लगी और उन सलाखों के पीछे उसके अब्बा का चेहरा चमक रहा था। अब्बा, वहां कितनी सर्दी होगी। वहां कोयले दहका कर कोई कमरा भी न गर्म करता होगा और वह गर्म कपड़े भी तो अब पुराने हो चुके होंगे। रात किस तरह गुजरती होगी। उसने घबरा कर आंखें खोल दी। यह दिल को कौन चुटकियों से मसल रहा था। करीमन बुआ, रोटी तो पकती रहेगी, आज मुझे सबसे पहले खाने को दे दो, मुझे पढ़ना है। आलिया ने कहा। मैं सदके, तुम गर्म गर्म रोटी खा लो, तुम्हारे साथ छम्मी बिटिया भी खा लेंगी। मुझे कौन सा पढ़ना है जो गर्म गर्म रोटियां तोड़ने बैठ जाऊंगी। छम्मी त्योरियां चढ़ाकर और बाजुओं में मुंह छिपाकर चूल्हे के और आगे सरक आई। आलिया अनमने मन से खाना खा रही थी। उस वक्त फिर सब खामोश बैठे थे। इतने लोगों के बीच में भी जिंदगी के आसार ढूंढे न मिलते। बड़े चचा होते तो 10-11 बजे रात तक बैठक ही आबाद रहती। उसने सोचा, और जाने आज जमील भैया कहाँ चले गए। वह किन कार्रवाइयों में मसरूफ हैं और शकील अल्लाह ही जाने कहाँ आवारा घूम रहा होगा। करीमन बुआ, अब तो इसरार मियाँ को खाना भिजवा ही दो, आलिया ने उठते हुए कहा। मगर करीमन बुआ तो ऐसे मौकों पर हमेशा गूंगी बहरी बन जाया करती। भिजवा दिया जाएगा, अब कौन करीमन बुआ 10 हाथ कर लें। अम्मा ने तल्खी से जवाब दिया। हाँ, देख लीजिए छोटी दुल्हन, करीमन बुआ जल्दी से बोली। वो भी क्या जमाना था कि। आलिया जल्दी से पर्दा सरका कर बाहर निकल आई। कितना अंधेरा था, जरा से फासले की चीज दिखाई न देती। वो आंगन में पड़ी हुई लोहे की कुर्सी से टकरा गई। छम्मी के कमरे से निकलती हुई हल्की सी पीली रोशनी कोहरे की दीवार के उस पार रह गई थी। आंगन पार करके वो जल्दी जल्दी सीढ़ियां तय कर गई। करीमन बुआ के 10 हाथों के ख्याल ने उसे बुरी तरह झुंझला दिया था। नजमा फूफी का कमरा तय करते हुए उसने नीची नीची नजरों से देखा
कि नजमा फूफी आराम कुर्सी पर लेटी अपने से दुगुनी मोटी किताब में डूबी हैं और उनके पैरों में रेशमी लचक लगी दुलाई बड़ी नफासत से पड़ी हुई है। नजमा फूफी ने अपनी आदत के अनुसार नजर उठाकर भी नहीं देखा। अब भला वो उस रास्ते को कैसे छोड़ दे। वो हवा में उड़कर तो अपने कमरे में जाने से रही। अपने नन्हे से कमरे में दाखिल होते ही उसने गली में खुलने वाली खिड़की के पट खोल दिए। बिजली की तेज रोशनी में उसने अपना बिस्तर ठीक किया और फिर लिहाफ में दुबक कर लेट गई। और जब हाथ जरा गर्म हो गए तो चचा की अलमारी से निकली हुई किताब उठाकर पढ़ने लगी। खिड़की खुलने की वजह से सर्दी कितनी ज्यादा हो गई थी, मगर खिड़की बंद करने से तो अंधेरे में डुबकी लगानी पड़ती। लालटेन की प्यासी और बीमार सी रोशनी से उसको कितनी उलझन होती। वैसे एक जमाना वो भी था जब लालटेन की ही प्यासी रोशनी में जिंदगी का एक हिस्सा गुजर गया था। बरसात के दिनों में जब लालटेन के गिर्द पतंगे जमा हो जाते तो उसे कितना मजा आता। लो, अब एक पतंगे ने शीशे से सर टकराया और औंधा हो गया, अब दूसरा और अब तीसरा। इसी तरह पतंगे गिनते गिनते सो जाती, मगर अब तो खैरात में मिली हुई बिजली की रोशनी के बिना उसे एक मिनट न पढ़ा जाता। अभी रात का पहला पहर गुजरा था, मगर गली में कैसा सन्नाटा छाया हुआ था। स्कूल की इमारत और उसके आसपास के घने दरख्त कोहरे की चादर में ढके हुए थे। नीचे की मंजिल से अब जोर जोर से बातों की आवाजें आ रही थी और उन आवाजों से इसरार मियाँ की हल्की सी आवाज उलझ रही थी। करीमन बुआ, खाना पक गया हो तो दे दो। खाना खा लेना इसरार मियाँ, देर से खाओगे तो खूब भूख लगेगी। इस महंगाई के जमाने में अगर तुम्हारी भूख न खुली तो हम सब क्या करेंगे। छम्मी अपनी खास अदा से कह रही थी और फिर उसकी हंसी की आवाज आलिया के कानों के पार हो गई। आलिया ने किताब सीने पर रख ली। रहम की एक टीस उसके कलेजे को पार कर गई। अरे उन बेचारे का क्या कसूर है, ये सब पत्थर क्यों बन गए हैं। आखिर ये आप तो दुनिया में नहीं आ गए जो अब सब लोग उनके बेगाने बन गए। वह किसी के मामू नहीं, किसी के चचा नहीं, किसी के भाई नहीं, किसी के बाप नहीं। बाप भला किसी को क्या पड़ी है कि इस बारे में सोचे यह किसके बाप बनेंगे जबकि इनका कोई बाप नहीं। उसका कैसा जी चाहा कि बस इसी वक्त दौड़कर नीचे चली जाए और अपने हाथों से कश्ती सजाए और फिर इसरार मियाँ के सामने रख दे और जब तक वह खाते रहे नेक भतीजियों की तरह उनके पास खड़ी रहे। मगर यह सब कुछ कितना नामुमकिन था। इस तरह तो उसकी अम्मा के इतने पुराने मान को ठेस लग जाएगी और करीमन बुआ तो जरूर बीते जमाने का मातम करने लगेगी। खैर, यह मेरा घर तो नहीं, वो बड़बड़ाई। उसने फिर किताब उठा ली। चंगेज खान के अत्याचार पढ़ पढ़कर मारे डर के दिल कांप जाता। किताब रखकर उसने लिहाफ में मुंह छुपा लिया। इस मानव जाति ने कैसे कैसे अत्याचार से इतिहास लिखा है, इस वक्त वो चिंतक बनी हुई थी। सत्ता की आग कभी नहीं बुझती। लाख सभ्यताएं जन्म लेती रहें, कुछ नहीं बनता। सत्ता सब कुछ जलाकर भस्म कर देती है। इसके बावजूद दावा है कि अब हम सभ्य हो चुके हैं। सरों के मीनार बनाना और इंसानों को पिंजरों में बंद करना तो सदियों पुराने डर के दौर की यादगारें हैं। मगर आज जो जंग हो रही है, एक से एक बढ़िया बम लो जिससे सबसे ज्यादा बेगुनाह मरे, सबसे आधुनिक हथियार, फिर जलियांवाला बाग का किस्सा कौन सी सदियों पुरानी घटना है। उसी सभ्य दौर ने तो उस घटना को जन्म दिया था और उसे एकदम कुसुम दीदी याद आ गई। अंधेरे में उनकी लाश आंखों के सामने तैरने लगी। बसंती साड़ी से बूंद बूंद टपकता हुआ पानी उसके दिल पर गिर रहा है। किसी ने हौले से उसका लिहाफ सरकाया तो वो बौखलाकर उठ गई। अरे तुम डर गई। जमील भैया उसके सिरहाने खड़े थे। हाँ, मैं तो सचमुच डर गई। अभी जरा देर पहले चंगेज खान के जुल्म पढ़ रही थी और यह भी हो सकता है कि तुम मुझी को चंगेज समझ रही हो। भला मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ। जमील भैया से तुम्हें कैसे कह सकती हूँ, तुम तो सभ्य हो। और फिर शायद इसरार मियाँ को खाना मिल गया। मैं करीमन बुआ के मामले में दखल नहीं देता, जमील भैया ने बड़े फीकेपन से कहा। इस वक्त तो मैं तुमसे बातें करने आया हूँ। और जमील भैया इस वक्त बहस के वगैरह के मूड में न थे। वो कुछ सोच रहे थे। वो पहले ही समझ गई थी कि वह क्या सोच रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। और अब जबकि रात सो रही है, इस सर्दी में सब अपने बिस्तरों में दुबके पड़े हैं, तो वह उसके कमरे में क्यों आए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि नजमा फूफी कुछ सोचने न लगे। उसने खिड़की के दोनों पट खोल दिए। जमील भैया कुर्सी सरकाकर उसके पलंग की पट्टी के पास बैठ गए और उसे बड़ी गहरी नजरों से घूरने लगे। वो जमील भैया को टालने के लिए इधर उधर देखने लगी। तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं। शायर ने शायद ऐसी ही आंखों को जन्नत के नाम से याद किया है। शुक्रिया भैया जमील। वो जोरों से हंसी। यह असली जन्नत नहीं है, हो सकता है शद्दाद की जन्नत हो। आलिया बेगम, सरों के मीनार बनाना इतना बड़ा जुल्म नहीं जितना किसी के जज्बात का मजाक उड़ाना। क्या यह भी शायरी का कोई बारीक नुक्ता है।
खैर चलो माफ कर दो, जज्बात का मजाक उड़ाने के बजाय अफसरों के मीनार बना लिया करूंगी। उसने अपने हाथ लिहाफ में छुपा लिए। जमील भैया, इस बार अगर मैं पास हो गई तो मजा आ जाएगा। नजमा फूफी की काबिलियत को जरूर थोड़ी बहुत ठेस लगेगी, वो तो बातचीत का बदल रही थी। मगर जमील भैया ने जरा भी दिलचस्पी न ली। सर झुकाए खामोश बैठे रहे। खुली खिड़की से हवा के कितने सर्द झोंके अंदर आ रहे थे, मगर वो खिड़की बंद भी तो न कर सकती थी। अंधेरा जज्बात से सारी रोशनी छीन लेता है। मुझे मालूम है कि तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, तुम मुझे टालती हो आलिया। क्या तुम मेरी मोहब्बत का सम्मान भी नहीं कर सकती? भैया, आप कैसी बातें करते हैं। मैं मैं वो जमील की आंखों में आंसू देखकर बौखला गई। उससे बात करते न बन पड़ी। आलिया, जमील भैया ने उसे एक झटके से उठा लिया और आलिया को ऐसा महसूस हुआ कि खिड़कियों के दोनों पट बंद हो गए और उसके होठों पर अंगारे रखे हुए हैं। यह सब कुछ इतनी तेजी से हो गया कि वो कुछ भी न कर सकी, वह कुछ सोच भी न सकी। और जब जमील भैया को अपने आप से झटकना चाहा तो वह उसके बाजू पर सर रखे बच्चों की तरह सिसक रहे थे और उनका एक एक आंसू खौलती हुई बूंद की तरह उसके दिल पर गिरता महसूस हो रहा था। उसे उन बूंदों के गिरने की आवाज तक महसूस हो रही थी। उन बूंदों की रोशनी सारे कमरे में फैल गई थी। उसे एक साफ सुथरा रास्ता नजर आ रहा था जिस पर दौड़ने के लिए जैसे उसके पांव मिले हुए थे। वो बेसुध सी बैठी थी और जमील भैया अफसर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए बड़े मीठेपन से मुस्कुरा रहे थे। कितना फख्र और कितना सुकून था उस मुस्कुराहट में। बस अब आप तशरीफ ले जाएं जमील साहब। आलिया ने डायनों की तरह उनकी तरफ देखा। किसी और को उल्लू बनाइएगा, मेरा नाम आलिया है। चले जाइए वरना इतनी जोर से चीखूंगी कि हाँ। जमील भैया दीवार से टेक लगाए खड़े उसे एकदम देख रहे थे। उनकी नजरें चीख रही थी। तुम किसी से मोहब्बत नहीं कर सकती आलिया बेगम, तुम सचमुच डायन हो। और जब जमील भैया खड़े खड़े एकदम चले गए तो आलिया ने खिड़कियों के पट भेड़ दिए और सिसकियां भरकर रोने लगी। जमील, मेरे जिस्म में जो तुम जादू की सुइयां चुभो गए हो, उसे अब कौन सा शहजादा आकर निकालेगा। रोते रोते जब उसका जी हल्का पड़ गया तो वह अपनी बेवकूफी पर हंसने लगी। हद है भाई, क्या वो आपा और कुसुम दीदी से कुछ कम है? पता नहीं वो कैसे पागल हो गई थी। वह अपने कोर्स की किताब उठाकर बड़े सुकून से पढ़ने लगी और फिर न जाने किस वक्त किताब उसके हाथ से छूटकर सीने पर गिर पड़ी तो कच्ची नींद में वह चौंक पड़ी। अरे, यह छम्मी इतनी ठंड में नंगे पांव क्यों चुपचाप खड़ी है? आलिया ने किताब मेज पर रख दी। तो क्या आप अब तक जाग रही हैं बजिया? खिड़की की तरफ देख बढ़ते हुए वह एकदम ठिठक कर रह गई। मगर तुम क्या करती फिर रही हो इस सर्दी में? इधर लिहाफ में आ जाओ छम्मी। वह मंजूर ने कहा था कि रात 12 बजे गली में खंबे के नीचे खड़ा हूँगा, तुम खिड़की में आकर खड़ी होना। खैर आप सो जाइए, खामखा नींद खराब की मैंने। वह कमरे का दरवाजा खोलकर जल्दी से चली गई। ए छम्मी, आलिया ने आवाज दी, मगर वह तो सीढ़ियां तय करके अपने कमरे में जा चुकी होगी। आलिया ने खिड़की के पट खोलकर नीचे गली में झांका। कोहरा छट गया था। चांद की धुंधली रोशनी गली में लौट रही थी। वहां और कुछ भी न था। जंग जारी थी। महंगाई ने घर में झाड़ू फेर दी थी। जमील भैया की थोड़ी सी आमदनी सही मायने में किसी का पेट न भर सकती थी। घर में सब कितने खुदगर्ज हो रहे थे। अम्मा की पेशानी पर हर वक्त शिकायती बल पड़े रहते। बड़े चचा की सूरत से उन्हें नफरत हो गई थी। उन्हें शिद्दत से एहसास था कि अगर दुकान के रुपए घर में आने लगे तो यह हालत जरा के जरा में बदल जाए। जरा ढंग की रोटी तो नसीब हो। धमकी के तौर पर वो हर वक्त अपने भाई के घर जाने की जिद किया करती और बड़ी चची इस ख्याल से ही कांप उठती कि इस तरह तो घर की बदनामी होगी। सब यही कहेंगे कि पेट भर रोटी भी न खिला सके। उधर छम्मी की यह हालत थी कि हर वक्त लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रहती। छीके पर रखा हुआ शकील का खाना उतारकर चुपके से खा जाती और जब बदले में वह बकवास करता तो मजे से हंसती या फिर मारने मरने पर तुल जाती। नजमा फूफी ये हंगामे देखकर हिकारत से मुंह फेर लेती। जहालत में यही सब कुछ होता है। अगर सबके पास तालीम होती तो आज यूं भूखे न मरते, वह बड़े गरूर से कहती और फिर अपनी तालीम के संसार पर बैठकर बड़े फख्र से मुस्कुराने लगती। जमील भैया यह सब कुछ देखते सुनते और इन सब के बीच में बड़े बेबस और खामोश नजर आते। मगर वक्त की इस खराबी के बावजूद करीमन बुआ जरा भी न बदली। जंग की वजह से फकीरों के गल्ले पैदा हो गए थे। करीमन बुआ पिछले जमानों की दी हुई मनो खैरातों को याद करके कूढ़ा करती और इसरार मियाँ की रोटियों के टुकड़े निवाले काट काट कर फकीरों को खैरात दे ही दिया करती। इस अजीब और गरीब खैरात पर आलिया का जी मलने लगता। आखिर यह इसरार मियाँ इतने ईमानदार क्यों हैं? क्या वह दुकान से एक आध रुपया उड़ाकर ऐश नहीं कर सकते? इस कुर्बानी और शराफत का चिल्ला काटकर उन्हें क्या मिल जाएगा? इस तरह वह दादा की जायज औलाद कहलाने से रहे। कुछ भी करते रहे फिर भी दादा की रखेल की औलाद ही कहलाएंगे।
उन्हें कोई बाप के नाम से याद न करेगा। यह दुनिया उनके लिए मैदान कयामत ही रहेगी। घर की कुछ ऐसी बुरी हालत देखकर भी बड़े चचा का दिल न पसीजा था। उद्देश्यों के तीरों ने उन्हें इस बुरी तरह घायल कर रखा था कि सारे दुख दर्द हेच थे। जंग ने आजादी को बहुत करीब कर दिया है। वह सबकी तरफ देखकर कहते, मगर कोई भी तो उन्हें जवाब न देता। वह शर्मिंदा होकर सर झुका लेते, मुजरिमों की तरह उल्टे सीधे निवाले तोड़ते और बैठक की राह लेते। सर्दियों में अब वो शिद्दत नहीं रह गई थी। आलिया रात गए तक गली की खिड़की खुली रखती और गली की रोशनी से पढ़ पढ़ कर इम्तिहान की तैयारी करती रहती। इन दिनों उसने सोच विचार से हाथ उठा लिया था। अब्बा के खत उसकी हिम्मत बढ़ाते रहते। धूप ढल चुकी थी। सारी दोपहर पढ़ने के बाद भी वो छत से न सरकी। साई की वजह से अब उसे सर्दी लग रही थी। पढ़ते पढ़ते उसने सर उठाकर देखा तो छम्मी उसके पास खड़ी थी। रात से वह चुप चुप थी और सुबह से कई बार आलिया के पास से गुजरी थी। ऐसा महसूस होता था कि वह कुछ कहना चाहती है, मगर जब भी आलिया उसकी तरफ देखती तो चली जाती। क्या बात है छम्मी? कुछ भी नहीं बजिया, बस यूं ही जी चाहा कि आपके पास बैठूं। वह आलिया के पास कुर्सी पर टिक गई। छम्मी ने आज कितनी मुद्दत उसे प्यार से बजिया कहा था। वह उसे बड़ी प्यारी लग रही थी। खोई खोई सी बैठी उसे तक रही थी। कुछ तो जरूर है छम्मी, वरना तुम ऐसी क्यों नजर आ रही हो? आलिया ने उसे अपने पास खिसकाया तो छम्मी उसके कंधे पर सर रखकर रोने लगी। वह मंजूर भी जंग में भर्ती हो गया बजिया। एक सहारा था, वो भी गया, सो वह भी गया। छम्मी ने रोते हुए कहा, हूँ, उसे अगर तुमसे मोहब्बत होती तो फिर जंग पर क्यों जाता पगली? और अब तुम उसे याद करके रो रही हो? बेवकूफी न करो छम्मी। आलिया ने उसे लिपटा लिया। बस वैसे ही रोना आ गया। कोई मुझे उससे मोहब्बत थोड़ी थी, वह मुझसे मोहब्बत करता था, इसलिए मुझे भी अच्छा लगने लगा था। चलो कोई मुझसे मोहब्बत तो करता था। छम्मी ने बेबसी से हंसते हुए आंसू पोंछ लिए। आलिया से कुछ कहते न बन पड़ा। भला वो कहती भी क्या? मैं जो तुमसे मोहब्बत करती हूँ छम्मी। आप मुझसे मोहब्बत करती हैं बजिया? वह जोर से हंसी। कितना उपहास था उसकी उस बेतहाशा हंसी में। आलिया उसे कैसे यकीन दिला सकती थी कि वो उससे मोहब्बत करती है, वो उससे हमदर्दी रखती है। वो छम्मी की हंसी से बौखलाकर उसका मुंह तक रही थी। यह देखिए बजिया, मेरे पाजामे की गोट बुरी तरह फट गई है। मैं नीचे जाकर इसे सी लूं तो फिर आऊंगी। छम्मी भदर भदर करती चली गई और आलिया किताब गोद में रखे बेवकूफों की तरह बैठी रह गई। यानी उसने ऐसी बेकार बात की थी कि छम्मी को पाजामे की गोट सीना याद आ गई। छम्मी उसकी मोहब्बत पर भरोसा नहीं करती। दुनिया ने उसके भरोसे का जनाजा निकाल दिया है। आलिया उदास हो रही थी। छत की मुंडेर पर बैठा हुआ कौवा काय काय करता हुआ उड़ गया। धूप छत की मुंडेरों पर चढ़ते चढ़ते गायब हो गई थी। अब अच्छी खासी सर्दी हो रही थी। किताबें समेटकर वो अपने कमरे में रख आई। छम्मी के जाने के बाद वो एक शब्द भी न पढ़ सकी थी। थोड़ी देर तक वो आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर पड़ी रही और फिर नीचे चली गई। क्यारी में गेंदे गुल अब्बास के फूल बाहर का पता दे रहे थे। आलिया ने एक फूल तोड़कर अपने बालों में लगाया, मगर जब उसने देखा कि जमील भैया दालान की मेहराब के पास खड़े हो उसे बड़ी जिज्ञासा से देख रहे हैं, तो उसने बौखला कर फूल क्यारी में उछाल दिया। जाने कैसे उसे एहसास हुआ कि सिंगार मर्द से मोहब्बत करने की चुगली खाता है। फूल फेंक कर उसने देखा कि जमील भैया की आंखें जैसे कुम्हला गई हैं। वह लोहे की कुर्सी पर सर झुकाकर बैठ गए। अम्मा तख्त पर बैठी छालियां काट रही थी और बड़ी चची खाने की दाल चुन रही थी। उनका दुखों में घिरा हुआ चेहरा किस कदर खंडहर हो रहा था। सारे दुख, सारे दर्द उनके चेहरे की कोमलता को तोड़ फोड़ कर अब भी अपना चेहरा न छोड़ रहे थे। इधर 2 दिन से वह एक नए दुख में मुब्तला थी। 2 दिन हो गए मगर शकील घर नहीं आया। जमील भैया ने उसे तलाश भी किया, लेकिन कुछ पता न चला। जाने वह किताबों की तलाश में कितनी दूर चला गया था। शामें हमेशा उदास होती हैं। जमील भैया ने आलिया की तरफ देखा। सब शायरी है, मुझे तो कोई उदासी नहीं लगती। आलिया हंसी और अम्मा के पास तख्त पर बैठकर पानदान की कुल्लियां साफ करने लगी। मेरे सामने इतनी खूबसूरत और मुकम्मल गजल है कि अब अपना सारा कलाम बेमानी मालूम होता है, इसलिए शायरी वायरी छोड़ दी है। तुमने फैज और नजीम को पढ़ा है? उन्होंने पूछा। आलिया खामोश रही। वो भला खुद को गजल कैसे समझ लेती? यह जमील भैया भी खूब हैं, हर बात में अपना मतलब तलाश कर लेते हैं। उसे गुस्सा आ रहा था। तुम्हारे चचा की लाइब्रेरी में फैज और नदीम का कहाँ गुजर हो सकता है? वहां से सुनाओ, गांधी पर और कोई किताब छपी कि नहीं? जमील भैया शायद फूल फेंकने का इंतकाम ले रहे थे। वो बड़े ध्यान से पानदान साफ करती रही। उसने नजर उठाकर भी न देखा, जैसे उसे मालूम ही नहीं कि उससे कोई मुखातिब भी है। जमील भैया के लिए उसने कुछ भी न सोचा था, फिर भी जाने क्यों वो उनसे घबराने लगी थी। क्या तुमने आज भी शकील को तलाश किया था?
भला तुमको अपनी मुस्लिम लीग से कब फुर्सत मिलेगी? दाल के कंकड़ साफ करते करते बड़ी चची ने सर उठाकर पूछा। अम्मा, अब आप उसकी फिक्र ना करें, वह बम्बई चला गया है, वहां मजे से कमा खाएगा। जमील भैया ने जैसे ढेला खींच कर मारा। बम्बई में? इतनी दूर? बड़ी चची की आवाज कांप रही थी। अरे उसे शर्म ना आई भागते हुए? उसे अपनी माँ का भी ख्याल न आया? बड़ी चची कलेजा थाम कर रोने लगी। आलिया तख्त से कूदकर बड़ी चची की तरफ लपकी और उन्हें अपनी बाहों में ले लिया। न रोइए बड़ी चची, वह आ जाएगा। वह क्यों आएगा आलिया बेगम? यहाँ उसके लिए क्या रखा था? और अब उसे किसका ख्याल आएगा? वह अपनी जिंदगी बनाने गया है या बिगाड़ने? उसने कुछ सोचा ही होगा। इस गोरख धंधे में रहकर क्या करता? जमील भैया की नजरों तक में तंज था। जमील मियाँ कोई क्या कर सकता था? उसके बाप का फर्ज था कि घर की फिक्र करते, अपनी औलाद को देखते, पढ़ाते लिखाते, तरबियत करते। वह गरीब आवारा फिरता रहा, कभी पलट कर न पूछा। अम्मा को तो बड़े चचा के खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका मिलना चाहिए। बस मजबूर थी, जो खुले खजाने उनके सामने कुछ न कहती। उनसे यह एहसास कोई नहीं छीन सकता था कि सब घरों की तबाही के जिम्मेदार सिर्फ बड़े चचा थे, बाकी दूसरे लोग मासूम थे। वह बड़े यकीन से कहती थी कि बुनियाद टेढ़ी रखी जाए तो सारी इमारत टेढ़ी ही बनेगी। जमील भैया सर झुकाकर जाने क्या सोचने लगे। बड़ी चची दुपट्टे के पल्लू में मुंह छुपाए रोई जा रही थी। उनकी कोख से जन्म लेने वाला उनके दुखों पर थूक कर साथ छोड़ गया था। वह लाख आवारा हो गया था, फिर भी एक माँ को उससे कोई आस तो थी। मत रोइए बड़ी भाभी, जब मुल्क आजाद होगा तो शकील भी वापस आ जाएगा, अम्मा ने तंज के अंदाज में कहा और दाद तलब नजरों से देखने लगी। और जब मुल्क आजाद होगा तो सारे अंग्रेज दुम दबाकर भाग जाएंगे। हमारे पाकिस्तान में तो एक भी अंग्रेज न रहेगा। छम्मी भी अपने कमरे से निकल आई थी। मेरे अल्लाह, आलिया बुदबुदाई। एक बार फिर सब लोग सुन लो कि शकील भाग गया। बड़ी चची का कलेजा सदमे से फट रहा है। आप लोग जरा देर को अपनी बहस से हाथ उठा लें। आलिया के लहजे में सख्ती थी। जरा देर के लिए सब चुप हो गए। शाम इतनी वीरान और उदास हो रही थी कि आलिया को लगा कि शकील भागा नहीं, बल्कि अभी अभी उसकी मैयत उठाई गई है। बड़ी चची कैसे बिलक बिलक कर रो रही थी। अम्मा, उसके लिए मत रोइए, वह तो बहुत नालायक लड़का था। जमील भैया अपनी अम्मा के पास आकर खड़े हो गए। मैं जो हूँ आपका खिदमतगार, तुम भी मुझे छोड़कर चले जाओ। बड़ी चची ने सिसक कर कहा। मैं कहाँ जाऊंगा अम्मा, मेरा आपका तो जन्म जन्म का साथ है, और तो कोई मेरा इस दुनिया में साथी नहीं। उन्होंने नजरें बचाकर आलिया को देखा तो उसने घबराकर बड़ी चची की आड़ ले ली। जमील भैया की जरा सी तसल्ली से बड़ी चची चुप हो गई। वह चुप न होती तो क्या करती? उनकी सारी जिंदगी उनकी मर्जी के खिलाफ गुजरती रही और वह सब्र की सिल सीने पर धरे दूसरों के इशारों पर जीती रही। अल्लाह रब इस घर को तबाहियों से बचा ले। करीमन बुआ दुआएं करके लालटेनें जला रही थी और सब लोग बड़ी अकीदत से अजान की आवाजें सुन रहे थे। नजमा फूफी ने अपने कमरे की खिड़की से झांक कर नीचे देखा और इस तरह हट गई जैसे कह रही हो कि मर जाओ जाहिलो, तुम सबकी यही सजा है, भूखे मर मर कर एक दिन सब भाग जाएंगे। रात 8 बजे के करीब बड़े चचा घर में दाखिल हुए तो बड़ी कड़ी खामोशी छाई हुई थी। करीमन बुआ ने तख्त पर दस्तरखान बिछाकर खाना लगा दिया। शकील भाग गया, बम्बई में है, बड़ी चची ने खबर सुनाई। उनकी आवाज भरा रही थी। अरे भाग गया? आखिर क्यों भाग गया? वह मरदूद मारे गुस्से के बड़े चचा का मुंह सुर्ख हो रहा था। आएगा तो उसकी हड्डियां तोड़ दूंगा, उसे शर्म नहीं आई? तुम क्यों हड्डियां तोड़ोगे? तुमने उसके लिए किया क्या है? तुमको तो यह भी याद न था कि शकील भी तुम्हारी औलाद है, बड़ी चची ने ताबड़तोड़ जवाब दिया। आज पहली बार वह सबके सामने बड़े चचा से लड़ने पर आमदा थी। वो मैंने कहा कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बड़े चचा ने बौखलाकर सर झुका लिया और जल्दी जल्दी निवाले तोड़ने लगी। छम्मी दांतों तले उंगली रखकर अपने खास अंदाज से हंसने लगी तो बड़ी चची ने उसे घूर कर देखा और वह अपने कमरे में चली गई। आलिया ने बड़ी खामोशी से सब सुना, देखा और कुड़ कर रह गई। बड़े चचा का झुका हुआ सर देखकर उसका दिल तड़प उठा था। काश बड़े चचा से अब कोई कुछ न कहे, उन्हें उनके हाल में मस्त रहने दिया जाए, मगर यहाँ तो उन्हें कोई माफ करने को भी तैयार नहीं। खाने के बाद बड़े चचा बैठक में चले गए तो आलिया ने बड़ी मन्नतों से बड़ी चची को खाना खिलाया। आज तो वह पेट के दोजख को पाटने के लिए भी तैयार न थी। करीमन बुआ, बड़ी भाभी से पूछो कि मैं बम्बई जाकर शकील को तलाश करूं। जब आलिया अपने बिस्तर पर लेट रही थी तो इसरार मियाँ की कपकपाती आवाज उसके कलेजे के पार हो गई। क्या सचमुच यह आवाज इसरार मियाँ की थी? उसे यकीन न आ रहा था।